रेनॉ डस्टर इज बैक। 26 जनवरी को रेनॉ ने इंडिया में एक बड़ा इवेंट करके रेनॉ डस्टर को हमें दिखाया और उसके बाद उन्होंने ये क्लियर किया कि वो इंडिया के बारे में काफी सीरियस हो रहे हैं। उसके बाद एक ग्लोबल इवेंट भी हुआ जहां पर उन्होंने वापस ये एम्फसाइज किया कि इंडिया उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक मार्केट है, जो ना सिर्फ एज अ मार्केट उनके लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एज अ प्रोडक्शन हब भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उस इवेंट पे उन्होंने ये भी बताया कि अगले 1.5 से 2 साल में वो 4 नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोडक्ट है ये डस्टर। अब रेनॉ अगर इतना सीरियस है तो डस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ना सिर्फ इसे अपने आप को एक बहुत ही टफ सेगमेंट में एस्टैब्लिश करना है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट लगभग सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में हैं और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है, लेकिन कंपटीशन इंटेंस है। और दूसरा काम जो डस्टर को करना है वो ये कि रेनॉ को वापस इंडिया में रिवाइव करना है। तो क्या ये डस्टर कर पाएगी? चलिए पता करते हैं। अब सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो लुक सब्जेक्टिव होते हैं और मैंने इसका एक प्रॉपर वॉक अराउंड किया हुआ है, जो कि आपको व्हाट कार इंडिया के चैनल पर मिल जाएगा। और वहां पर ये भी बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा ऑटो रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डस्टर के लुक की। तो ये जो एक एसयूवी का लुक होता है वो डस्टर कैरी करती है। इसके पहले जो डस्टर थी जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत की थी उसका भी वो बॉक्सी स्टैंड था और वो आपको यहाँ पर भी दिखता है। आप देख सकते हैं काफी मस्कुलर सा बोनट है, सामने काफी अच्छी क्लैडिंग के साथ एक मस्कुलर लुक दिया गया है। डस्टर सामने लिखा हुआ है। ये जो वेरिएंट है वो आइकॉनिक वेरिएंट है, इसकी वजह से आपको कुछ एक डिजाइन एलिमेंट्स कई जगह दिख जाएंगे, बट ओवरऑल गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। आई थिंक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में डस्टर लुक्स के हिसाब से कहीं भी पीछे नहीं है। सामने इसका जो फ्रंट है वो भी अच्छा दिखता है, बॉक्सी स्टांस तो है ही। रियर भी इसका मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, स्पेशली इस वाइट कलर में, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट बेहतर निकल कर आता है। अब जो दिक्कत मुझे नजर आती है वो है डायमेंशंस के मामले में, क्योंकि इसके जो डायमेंशंस हैं लगभग वैसे ही हैं जो कि 2021 में मिलने वाली डस्टर के थे, जबकि तब से लेकर अब तक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं वो काफी बड़ी हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हाल ही में लॉन्च हुई सियरा देखें या फिर सेल्टॉस देखें, उनका व्हील बेस, उनका टोटल लेंथ काफी बढ़ चुका है। तो ये गाड़ी इस सेगमेंट में थोड़ी छोटी पता चलेगी। लेकिन चलिए अंदर चल के बैठते हैं और देखते हैं वहां से कैसी है डस्टर। हम डस्टर को देहरादून से टेहरी डैम तक चलाकर आए हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। उस एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं वो आपको बता देती हूँ। पहले तो ये जो स्क्रीन है इसका जो क्लैरिटी है वो बढ़िया है, रिस्पॉन्स भी ठीक देती है, बहुत बढ़िया नहीं देती। और ये स्क्रीन क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, तो अगेन सेगमेंट में अगर आपको ज़्यादा टेकी लुक वाली गाड़ी चाहिए तो शायद डस्टर वो मीट ना करे, बट वट एवर इज देयर इट वर्क्स वेल, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरे का जो आउटपुट है वो भी काफ़ी क्लियरली आता है। अब 2-3 चीज़ें जो मुझे काफ़ी पसंद आई। पहले तो इसमें आपको ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम मिल रहा है, उसको मैनेज करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसमें 3 सेटिंग है। आप एक ऑफ कर सकते हैं और एक सारे सेफ्टी सिस्टम ऑन हो सकते हैं, और तीसरा आप उसको थोड़ा बहुत पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो जब एक बार आपने उसे पर्सनलाइज कर लिया, उसके बाद वो स्टोर्ड है। जब भी आप गाड़ी चलाएं आपको बस वो पर्सनल वाला ADAS सिस्टम चुनना है, एंड दैट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। और ये एक बटन में ऑन ऑफ करना भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है, बिकॉज हमको इंडियन रोड्स जैसी हैं उसमें शहर में पर ज़्यादा ट्रैफिक वाले टाइम पर ADAS सिस्टम इंट्रूसिव लगते हैं। हाईवेज पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरी सलाह ये होगी कि भले ही आप शहर में ADAS ऑफ करके रखें, जब आप हाईवे पर निकलें तो ADAS ज़रूर ऑन करें। इसके साथ एक जगह और जहां पर्सनलाइजेशन काम आती है वो है मोड्स का, यानी कि आपको 3 मोड्स मिल रहे हैं, इको, कंफर्ट और साथ ही पर्सनलाइजेशन का। तो यहाँ पर आप ये कार बटन चूज करेंगे, इको अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, कंफर्ट सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ साथ में थर्ड ऑप्शन है, इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब इसे कॉन्फ़िगर करिए तो यहाँ पर ड्राइविंग में आप इंजन को चूज कर सकते हैं, आपको इको चाहिए या फिर नॉर्मल, और साथ ही यहाँ स्टीयरिंग को भी आप हाई या लो एफर्ट में चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसी के लिए बटन्स मिलते हैं और वॉल्यूम के लिए भी बटन्स हैं। ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये
गूगल बेस्ड है, तो यहाँ पर अगर आप अपना गूगल लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। और यहाँ आपको ये जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है, इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो गूगल मैप है वो इस पर प्रोजेक्ट होता है। अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया है, एटलीस्ट मेरे एप्पल कारप्ले का गूगल मैप इस पर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर बिकॉज आपके पास गूगल मैप है तो आपको उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। ये जो स्क्रीन है इसकी क्लैरिटी बढ़िया है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आपको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा इसको समझने में, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बड़े बोल्ड लेटर्स में आ जाती है, पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी छोटी फॉन्ट है उसका, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट अदरवाइज इट्स अ कूल लुकिंग सेटअप। और ये जो पूरा इंटीरियर है, देखने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पता चलता है। आई थिंक सेगमेंट में जिस तरह का आपको इंटीरियर मिलता है, ये भले ही कोई नया बेंचमार्क नहीं सेट कर रहा, पर उसको मीट जरूर करता है। आपको यहाँ बैठकर यू वोंट फील शॉर्ट चेंज वंस यू सिट इनसाइड। सेंटर कंसोल देखने में अच्छा है, फंक्शनैलिटी भी बढ़िया है। यहाँ पर ये जो ई शिफ्टर है ये काफ़ी बढ़िया दिखता है। यहाँ पर पूरा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है। सो आई थिंक प्रीमियमनेस वाइज ये डस्टर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम पता चलता है। मटेरियल वगैरह सब अच्छा इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड रो पर जाते जाते आपको ये भी दिखा दूं कि ये जो फ्रंट डोर है ये काफ़ी वाइड खुलता है, तो यहाँ पर अंदर आना जाना आसान होने वाला है। लेकिन एक दिक्कत जो आएगी वो ये, क्योंकि इस सीट की बोल्स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची है साइड में, तो वो थोड़ी सी अड़ती है उतरते वक्त। सेकेंड रो का डोर हैंडल आपको यहाँ ऊपर सी पिलर पर मिलता है, और अंदर जाने के लिए अगेन डोर ओपनिंग ठीक ठाक है। अब वो जो डायमेंशंस की बात मैं कर रही थी, उसका असर यहाँ सेकेंड रो पर पता चलता है। पहले तो ये सीट जो है, जो ये रो है, वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। 2 लोग तो कंफर्टेबली बैठेंगे, लेकिन अगर 3 लोग बैठते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, पर वो भी टेस्ट करके बताएंगे हम आपको जब हम इसे थोड़ा लंबा चलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर लेग रूम भी ठीक ठाक ही पता चल रहा है। अगेन सेगमेंट में अब काफ़ी ज़्यादा लंबे व्हील बेस मिलने लग गए हैं, जहाँ पर सेकेंड रो पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस है। अच्छी बात यह है कि जो ये बेंच है उसकी कंटूरिंग अच्छी से की गई है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आगे आ जाती है और उससे आपको थाई सपोर्ट बढ़िया मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ है, जिसकी वजह से आपको जो एक व्यू है बाहर का वो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, स्पेशली जहाँ पर हम अभी हैं। यहाँ पर अगर कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीट की कंटूरिंग बहुत बढ़िया हुई है। आई रियली लाइक दीज सीट्स। यहाँ पर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स मिल रहा है, मोबाइल रख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और एसी वेंट मिलता है। यहाँ पर सामान रखने के लिए आपके पास जगह है, 2 इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं आपके गैजेट्स रखने के लिए, और उसके बाद पेपर्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। डोर में भी जगह है जहां पर आप अपनी बॉटल्स रख सकते हैं। तो ओवरऑल डिसेंट स्पेस, बट जो बूट स्पेस है मुझे लगता है वहां पर रेनॉ का फोकस थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। डस्टर में आपको 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। ये भी बता दूं कि ये टेलगेट पावर्ड है, पर वो 700 लीटर्स जो है वो तब जबकि आप इसको रूफ तक मेजर करें। अगर आप पार्सल ट्रे तक मेजर करते हैं तो 518 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि बहुत बढ़िया है, और वो दिख भी रहा है। हमने बहुत सारा सामान डाला हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी जगह है जहां आप और सामान डाल सकते हैं। दैट्स डेफिनेटली अ गुड स्पेस फॉर दिस सेगमेंट। डस्टर के इंटीरियर्स में प्रैक्टिकलिटी तो मिलती ही है, ये सेगमेंट के हिसाब से प्रीमियम भी हैं। रेनॉ ने मिड साइज सेगमेंट की रियलिटी को बेहतर समझा है और फीचर्स भी भर भर के दिए हैं। अगर रियर सीट पर सनब्लाइंड मिल जाते और फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन लोअर वेरिएंट में बेहतर होता तो परफेक्ट हो जाता। रेनॉ हमें उत्तराखंड लेकर आया है सो दैट हम डस्टर को इसके नेचुरल हैबिटेट पे टेस्ट कर सके। सो डस्टर पे आपको 3 चॉइसेस मिलेंगे। एक तो होगा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 100 HP की पावर देगा, और वो जो इंजन है उसमें आपको सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है। ये वही इंजन है जो काइगर में मिलता है, लेकिन काइगर में आपके पास CVT का ऑप्शन है, डस्टर में CVT का ऑप्शन नहीं है। आई थिंक दैट्स अ मिस। रेनॉ को डस्टर में भी CVT का ऑप्शन देना चाहिए। आई थिंक जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है,
लोगों को ऑटोमेटिक्स की जरूरत होती है। सो इन दैट 1 लीटर इंजन ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलना चाहिए था। दूसरा इंजन ऑप्शन है आपके पास 160 HP प्रोड्यूस करने वाला 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जो कि मैं आज चला रही हूँ। और ये वही इंजन है जो रेनॉ ने मर्सिडीज के साथ डेवलप किया है। ये वो इंजन है जो कि आपको कन्विंस कर देगा कि आपको डस्टर खरीदनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका, बहुत रिफाइंड है, नॉइज नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है और परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। अभी जो मैं गाड़ी चला रही हूँ वो पेड है 6 स्पीड DCT के साथ। बहुत ही बढ़िया इसमें गियर शिफ्ट है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है कि कब डाउन शिफ्ट हो रहा है, कब अप शिफ्ट हो रहा है, और ना आपको स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है कि यू हैव टू पुश द पेडल हार्ड, या फिर वेट करना पड़े कि आप ओवरटेक कर रहे हैं और गियर डाउन शिफ्ट नहीं हो रहा है। बहुत ऑन पॉइंट डाउन शिफ्ट्स हैं। इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। वो पैडल शिफ्टर्स थोड़े से दूर हैं, मतलब हाथ से पहुंचने में थोड़ा से दूर हैं, छोटा साइज है उनका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपको ज्यादा जरूरत पड़ने नहीं वाली है इन पैडल शिफ्टर्स की, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द गियर बॉक्स इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। पर आप जब ये पैडल शिफ्टर्स यूज करोगे तो इनका रिस्पॉन्सिवनेस जरूर इम्प्रेस करेगा। अब मैं इन घुमावदार रास्तों पे चला रही हूँ गाड़ी, तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं आपको कि स्टीयरिंग रिस्पांस भी बहुत ही बढ़िया है। ये उस तरह का तो रिस्पांस नहीं है, ये उतनी एजाइल नहीं पता चलती जितना कि आपको फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियां पता चलेगी, फॉर एग्जांपल टाइगन या फिर कुशाक, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग रिस्पांस बढ़िया है और कॉर्नर्स को ये अच्छा हैंडल करती है। जो नॉर्मल DCTs आपको मिलते हैं सेगमेंट में वो ड्राई DCTs हैं, जिसकी वजह से जो क्लच प्लेट होती है उनके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और वो जल्दी खराब होते हैं। क्योंकि ये वेट है तो यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा कम रहता है, और जो टेम्परेचर डेसिपेशन है, जो टेम्परेचर को कम, पहले तो वो गर्म कम होते हैं और उसके बाद टेम्परेचर मैनेज बेहतर हो पाता है, जिसकी वजह से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी लॉन्जेविटी थोड़ी बेहतर होगी। अब इसके सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन काफी बढ़िया है। हम देहरादून में नॉर्मल रोड्स पर चलकर आए हैं, फिर हाईवे पर भी चलाया है और अब इन पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों पर चला रहे हैं जहां पर हमें बैड पैचेस भी मिले हैं। और ये गाड़ी का सस्पेंशन उन बैड पैचेस को काफी बढ़िया से हैंडल करता है। हाँ, थोड़ा सा मूवमेंट मुझे पता चलता है, बट गाड़ी के अंदर आपको अनकंफर्टेबल वो मूवमेंट नहीं पता चलेंगे, क्योंकि वो सस्पेंशन गड्ढों को और जो एंडुलेशन है उनको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा होता है। थोड़ा बहुत बॉडी रोल, बॉडी मूवमेंट आपको पता चल सकता है। हाई स्पीड्स पर तो रोड के बड़े गड्ढे ये ऐसे निगल जाती है कि ऑक्यूपेंट्स को खराब रोड का एहसास तक ना हो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm का है, मतलब बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर भी इसे परेशान नहीं कर सकता। और तीसरा ऑप्शन जो आपको मिलने वाला है वो है हाइब्रिड, जो कि होगा 1.8 लीटर इंजन जिसके साथ 1.4 किलोवाट आवर की एक बैटरी होगी और वो आपको 160 HP की पावर देगा। वो इंजन जो है वो लॉन्च होगा दिवाली में, और इनफैक्ट कंपनी ने हमें बताया है कि ये जो हाइब्रिड इंजन है उसकी बुकिंग उन्होंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया था इस साल के लिए उतनी बुकिंग्स उनके पास आ चुकी हैं। तो अगर आपने बुक की है तो दिवाली के आसपास आपको आपकी हाइब्रिड डस्टर मिल जाएगी और दोबारा बुकिंग खुलेगी अब लॉन्च टाइम पर, यानी कि दिवाली टाइम पर। आई एम हैविंग सो मच फन विद दिस कार। तो यहाँ पर आपको इसका 0 to 100 भी बता देते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने इसे V-Box के साथ टेस्ट कर लिया है। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर दोस फिगर्स। ये टेस्ट आइडियल कंडीशंस में नहीं हुए हैं। प्रिलिमिनरी 0 to 100 kph टेस्ट में डस्टर DCT ने 10.4 सेकेंड्स लिए और मैनुअल ने 10.8 सेकेंड्स, और हमें लगता है आइडियल कंडीशंस में डस्टर विल प्रोबेबली इंप्रूव दिस परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि भले ही आप इस गाड़ी के साथ ये शिकायत कर ले कि इसमें उतने फीचर्स नहीं हैं जितनी बाकी की गाड़ियों में है इस सेगमेंट में, या फिर स्पेस की शिकायत आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो आपको जरूर इम्प्रेस करेगा, स्पेशली दिस 1.3 लीटर इंजन की, और इसकी ड्राइवेबिलिटी भी आपको इम्प्रेस करेगी। बहुत मजा आ रहा है इसे चलाने में। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ड्राइव पर हमें सिर्फ रेनॉ ने ये 1.3 लीटर इंजन दिया है। जो इससे छोटा वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर 100 HP वाला जो इंजन है वो अभी फिलहाल हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बहुत जल्द ही उसका रिव्यू भी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनुअल। तो अब मैं ये रेनॉल्ट डस्टर मैनुअल चला रही हूँ और दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा डिफरेंस पता चल रहा है ड्राइवेबिलिटी में। ये गाड़ी वैसे क्रूजिंग के लिए बढ़िया है, आपको क्रूजिंग में वैसा ही कंफर्ट मिलेगा जैसा कि DCT पे मिल रहा है, लेकिन इन पहाड़ों पर जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो थोड़ा सा जो टर्बो लैग है वो साफ पता चला। 2500 RPM के नीचे आपको टर्बो लैग पता चलेगा। तो उसका मतलब ये कि अगर आप चढ़ाई पर हैं या आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है रेनॉ ने इसके जो गियर्स हैं वो थोड़े से टॉल रखे हैं जिससे बेहतर माइलेज आपको मिले, और इसी वजह से आपको ये बार बार अगर आप चढ़ाई पर हैं या ओवरटेक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको डाउनशिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और वो टर्बो लैग भी प्रोमिनेंटली पता चल रहा है। हम यहाँ पहाड़ों पर हैं और वहां पूरे टाइम मुझे क्लच और गियर को एंगेज करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्लच है वो काफी लाइट है और जो गियर स्लॉटिंग है वो काफी क्रिस्प होती है, ऐसे क्लंकी नहीं पता चलती या उसमें कुछ अड़चन नहीं आती है, तो वो एक स्मूथ प्रोसेस है। क्लच का जो ट्रैवल है या फिर क्लच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लंबा है, तो अगर जो शॉर्ट लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ वहां पर हो सकती है, लेकिन क्लच का पूरा एक्शन स्मूथ है, कोई जर्कीनेस नहीं है, और शहर में भी जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, आपको रेव रेंज 2200 RPM के ऊपर ही रखने होंगे। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इंटीरियर है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गियर शिफ्टर देना है, गियर लीवर देना है, हैंड ब्रेक देना है। उसकी वजह से ये जो सेंटर कंसोल का एरिया है ये वैसा नहीं लग रहा जैसा कि DCT वाले गाड़ी में है। वो जो एक प्रीमियमनेस है वो इस सेंटर कंसोल में नहीं पता चल रही, बट अदरवाइज जो गाड़ी का कैरेक्टर है या सस्पेंशन है, स्टीयरिंग फील है, वो सब कुछ काफी कुछ सिमिलर है, और आपको वहां पर मैनुअल हो या फिर DCT दोनों में कोई शिकायत नहीं होने वाली। रेनॉ ने डस्टर को लॉन्च किया है 10.49 लाख के स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये सारी प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर आप सेगमेंट पे कंपेयर करें, स्पेशली टर्बो वेरिएंट्स, तो ये प्राइसिंग आपको बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट इट फिट्स जस्ट राइट। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये इंजन जो है वो आपको चलाने में जरूर मजा आने वाला है। डस्टर में फीचर्स बेहतरीन हैं, इंटीरियर्स भी प्रीमियम हैं, और रेनॉ ने डस्टर को सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बना दिया है। और मुझे लगता है अगर आप डस्टर का ये 163 HP वाला वेरिएंट खरीदने जा रहे हैं, यानी कि ये 1.3 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल वेरिएंट खरीदने जा रहे हैं, तो आपको DCT चुनना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा फन होगा।